अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसीजर देखेंगे कोलिसिस्टेक्टमी कैसे होती है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। अब हमने इससे पहले जितने भी सारे लेक्चर देखे, एनाटमी देखी, पैथोलॉजी देखी, स्टोन्स देखी, फिर देखा स्टोन्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस कर ली हैं। तो अब फ़र्ज़ किया पेशेंट आ गया कोलिसिस्टाइटिस के साथ। तो हमने कहा था कि हमने उसको कहा कि फ़र्ज़ किया हमने उसकी इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी करनी है या अर्ली कोलिसिस्टेक्टमी। इसके लिए अगर किसी ने नहीं देखी तो वो प्रीवियस लेक्चर देख लें। तो अब जब कोलिसिस्टेक्टमी करनी तो कोलिसिस्टेक्टमी हम दो तरह कर सकते हैं, एक होती है लेप्रोस्कोपिक, एक होती है ओपन। ठीक है, लेप्रोस्कोपिक में ये होता है कि छोटे से होल होते हैं और हम इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, साथ साथ देख रहे होते हैं, और ये लेस इन्वेसिव होती है। ओपन में प्रॉपर इंसिजन देके ओपन करना होता है और ये थोड़ी सी इन्वेसिव होती है। तो अब हम इनको अलग अलग देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेप्रोस्कोपिक जो कोलिसिस्टेक्टमी, उसके प्रोसीजर के स्टेप्स क्या है। आपने स्टेप वाइज जाना, ईजिली आपको याद हो जाएगा। अब स्टेप देख लेते हैं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के क्या है। फ़र्ज़ किया एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के साथ पेशेंट आया, हमने उसको कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट दिया और हमने उसकी करनी है इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी। उसमें क्या होगा कि हम उसको कहेंगे भाई तुम्हारी अभी इन्फ्लेमेशन है, सेटल नहीं हुई, तो उसको कंज़र्वेटिव मेडिसिन देंगे, उसको कहेंगे 6 से 10 वीक के बाद तुमने आना है। जब वो आता है, पेशेंट दोबारा आया, हमने उसकी देखा पेन सेटल हो गया, वॉमिटिंग नहीं है, पल्स नॉर्मल है, तो इसका मतलब इन्फ्लेमेशन सेटल हो चुकी है। अब हम उसकी इंटरवल टॉन्सिलेक्टमी कोलिसिस्टेक्टमी कर सकते हैं। तो लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी अब हमने उसकी इंटरवल करनी है। अब इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चेक करेंगे, उसकी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस करवाएँगे। ईसीजी वगैरह करवा के देखेंगे कि वो एनेस्थीसिया के लिए फिट है या नहीं। हमने इन्वेस्टिगेशंस करवा ली सारी। अब हमने उसको करनी है कोलिसिस्टेक्टमी। तो अब क्या करेंगे? फ़र्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप इज़ द प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या होता है कि उसको एनेस्थेटाइज़ कर देते हैं, फोलिक एसिड डाल देते हैं, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल देते हैं। पेशेंट जो होता है सर्जरी के लिए वो प्रिपेयर है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है हमने? अब देखें, एक कैविटी एब्डोमिनल कैविटी है जिसके अंदर गॉल ब्लैडर पड़ा हुआ है, हमने वहाँ पे वर्क करना है। अगर उसका साइज़ नॉर्मल छोटा होगा तो हमें काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। अगर हम उसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाए, हम उसको इन्फ्लेट करते हैं, कैविटी थोड़ी सी बड़ी हो जाए, तो हमारे लिए काम करना आसान होगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एयर गैस इंट्रोड्यूस करके ना पेरिटोनियल कैविटी का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि हमारे काम करने के लिए आसानी हो। इसको कहते हैं नीमोपेरिटोनियम, इंट्रोडक्शन ऑफ द एयर इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। अब ये कैसे करेंगे? अब ये देख लें कि नॉर्मल पेरिटोनियल कैविटी, हम जब इसमें गैस इंट्रोड्यूस करा देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका साइज़ बढ़ जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड नीमोपेरिटोनियम। इसका फ़ायदा ये होगा कि बड़ी कैविटी में हमें काम करना आसान होगा। अब ये कैसे करते हैं? ये 2 टेक्नीक से करते हैं। एक होती है ओपन टेक्नीक, एक होती है क्लोज़ टेक्नीक। फ़र्ज़ किया कि आपके अम्बिलिकस है और ये जो है एब्डोमिनल वॉल है। अब हम सब अम्बिलिकस क्या करते हैं, इंसिजन देते हैं। इंसिजन दे के और प्रॉपर एक कैनोला जिसका नाम होता है हेसन कैनोला, ये याद रखना है आपने कैनोला का नाम, हेसन कैनोला है। हेसन कैनोला के थ्रू क्या करते हैं, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इन्फ्लेट करते हैं, जिसकी वजह से इसका साइज़ क्या बढ़ जाता है। इसको कहते हैं नीमोपेरिटोनियम क्रिएशन। ये दूसरा ये करते हैं कि हम प्रॉपर कैनोला ना डालें, वेरेसिस नीडल यूज़ करते हैं, वेरेसिस नीडल यूज़ करें और इसके थ्रू इन्फ्लेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इंट्रोड्यूस करा के। इसको कहते हैं क्लोज टेक्निक। अगर कैनोला यूज़ करते हैं हेसन कैनोला, तो इसको कहते हैं ओपन टेक्निक। इसके थ्रू हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड इंट्रोड्यूस करवाई। जब कार्बन डाइऑक्साइड इंट्रोड्यूस हो गई, जिसकी वजह से इस फिनोमेना को कहते हैं नीमोपेरिटोनियम क्रिएशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड हमने इंट्रोड्यूस करवा दी है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो पेरिटोनियल कैविटी है वो थोड़ी सी इन्फ्लेट कर जाएगी और हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या किया, पेशेंट आया, उसकी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन कराई, फिर उसको प्रोसीजर के लिए रूम में लेके गए। वहाँ पे हमने उसको जनरल एनेस्थीसिया दिया। एनेस्थीसिया दे के क्या कर दिया, इसके अलावा हमने उसको एनेस्थीसिया देने के बाद क्या किया कि उसको हमने एनेस्थीसिया के बाद उसको फोलिक एसिड डाल दिया और उसके अलावा क्या कर दिया, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल दी। इसके बाद क्या किया हमने क्योंकि वर्क करना था कैविटी में, तो हमने थोड़ी सी इसको इन्फ्लेशन करनी है। तो इन्फ्लेशन करने के लिए हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड इंट्रोड्यूस करवा दी इन द पेरिटोनियल कैविटी। दिस इज कॉल्ड एज अ नीमोपेरिटोनियम क्रिएशन, जिसकी वजह से कैविटी हो गई इनलार्ज। अब हमने आगे क्या करना है, अब हमें पता है कि ये जो हमारे पास सर्जरी है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मिनिमली इन्वेसिव, इसमें छोटे छोटे होल्स क्रिएट किए जाते हैं, प्रॉपर पूरा ओपन नहीं किया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये करते हैं कि मेजर चीज़ जो है, हमने पोर्ट्स इंसर्ट करने होते हैं। पोर्ट्स क्या होते हैं, दीज आर सबक्यूटेनियस कैथेटर्स। वो किस लिए डाले होते हैं कि सर्जन ने काम करना है उसके लिए, असिस्टेंट के लिए, और एक पोर्ट्स के थ्रू हमने क्या करना होता है, हमने लेप्रोस्कोप इंट्रोड्यूस करवानी होती है ताकि अंदर हम साथ साथ स्क्रीन पे देखते रहें और मॉनिटर करते रहें। लेप्रोस्कोप इन पेरिटोनियल कैविटी की इन्वेस्टिगेशंस के लिए हमने डालने होते हैं, सर्जन के लिए, असिस्टेंट के लिए, और लेप्रोस्कोप इंसर्ट करने के लिए सबक्यूटेनियस कैनुला जिनको पोर्ट्स कहते हैं वो इंसर्ट करने होते हैं। तो अब तीसरे स्टेप में जो मैंने आपको बताने कि पोर्ट्स की पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद रखनी है। अच्छा, ये पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं? पोर्ट्स होते हैं, एक पोर्ट्स होता है सब अम्बिलिकल, यहाँ पे डालते हैं, ये 10 mm का होता है। अब बाकी पोर्ट्स कहाँ पे डालते हैं, 3 और पोर्ट्स होते हैं, एडिशनल पोर्ट्स 3 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक पोर्ट हम डालते हैं जस्ट बिलो द ज़ीफी स्टर्नम, यहाँ पे। एक डालते हैं एट द मिड क्लेविकुलर लाइन। अब यहाँ पे ये हमारे पास है
ज़ीफी स्टर्नम, ये कोस्टल मार्जिन राइट एंड लेफ्ट, और यहाँ पे कहीं पे हमारे पास होगी मिड क्लेविकुलर लाइन। तो जो अगला पोर्ट होता है वो एट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन यहाँ पे डालते हैं। एक डाला था जस्ट बिलो द ज़ीफी स्टर्नम, एक डाला एट मिड क्लेविकुलर लाइन एट ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, और एक हम डालते हैं जस्ट बिलो द कोस्टल मार्जिन एट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन यहाँ पे। ठीक है, तो पोर्ट्स जो डाले हमने, इनकी आपको पोजीशन का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक सब अम्बलाइकल है, एक डालते हैं जस्ट बिलो द ज़ीफी स्टर्नम, एक मिड क्लेविकुलर लाइन एट ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, और एक जो होता है जस्ट बिलो कोस्टल मार्जिन एट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। तो इस तरीके से 4 पोर्ट्स हमने डाल दिए। और अब इस पोर्ट्स के थ्रू हमने क्या किया, अम्बलाइकल जो पोर्ट्स होता है इसके थ्रू हम लेप्रोस्कोप इंट्रोड्यूस कराते हैं, पेरिटोनियल कैविटी को एग्जामिन करना स्टार्ट कर देते हैं अंदर से। ठीक है, लीजिए अब हमने मेजर काम अपना कर लिया है, पेशेंट को प्रिपेयर भी किया, निमोपेटोनियम भी क्रिएट कर ली, पोर्ट्स डाल के हमने लेप्रोस्कोप भी डाली अंदर से, हम उसको सारा मॉनिटर कर रहे हैं। अब क्या होगा, अब हम एंटर हो गए, सर्जन जो है उसने काम शुरू कर दिया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आइडेंटिफाई डाइसेक्ट द गाल ब्लैडर। अब गाल ब्लैडर को आइडेंटिफाई करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे ये कैलेट्स ट्राइंगल, मैंने आपको बताया था कैलेट्स ट्राइंगल कहाँ पे बनती है, ये इन्फीरियर सरफेस ऑफ लीवर के नीचे सारा एरिया जो यहाँ पे ट्राइंगल होती है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। किसी ने कैलेट्स ट्राइंगल की एनाटॉमी पढ़नी है, इसके कंटेंट पढ़ने, तो वो ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, फर्स्ट में वहाँ पे देख लें। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि राइट कॉमन हिपैटिक आर्टरी आती है, उससे प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी, प्रॉपर से 2 आर्टरी निकलती राइट एंड लेफ्ट। तो ये लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी यहाँ पे पड़ी होती है और इससे सिस्टिक आर्टरी निकल के आ रही होती है, जो कि हमारे पास कैलेट ट्राइंगल के अंदर होती है। तो मेजर चीज़ हमने क्या करनी होती है, एक हमने आइडेंटिफाई करना होता है सिस्टिक डक्ट को, ये पड़ी सिस्टिक डक्ट, और दूसरी चीज़ होती है सिस्टिक आर्टरी। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ब्लैडर को आइडेंटिफाई किया, इसको डाइसेक्ट किया, कैलेट्स ट्राइंगल आइडेंटिफाई की, इसमें हमने क्या कर लिया, सिस्टिक डक्ट और सिस्टिक आर्टरी को क्या कर लिया, आइडेंटिफाई हमने कर लिया। और अगले स्टेप में हमने क्या करना होता है, ये सिस्टिक डक्ट और सिस्टिक आर्टरी को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने इसको क्लैंप करना है और फिर क्या कर देना, कट कर देना, ताकि ब्लीडिंग ना हो। ठीक है, ब्लीडिंग बचाने के लिए इसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप, फाइनल स्टेप में हमने क्या किया, जब हमने इसको लाइगेट कर दिया, कट कर दिया सिस्टिक डक्ट और आर्टरी को, तो फिर जो हमने कहा था कि पोर्ट्स डालते हैं, जो एपिगेस्टिक पोर्ट था बिलो द ज़ीफी स्टर्नम, इसके थ्रू गाल ब्लैडर को क्या कर लेते हैं, बाहर रिमूव कर देते हैं। तो अब इसके मैं स्टेप अगर सारे रिपीट कर दूं तो बहुत इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, फोली डाली और उसको पेशेंट को प्रिपेयर किया। इसके बाद हमने क्या किया, निमोपेटोनियम क्रिएट की थ्रू ओपन एंड क्लोज टेक्निक। फिर हमने क्या किया, फिर पोर्ट्स डाले, पोर्ट्स डालने के बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने जो है डाइसेक्शन की, कैलेट्स ट्राइंगल की, सिस्टिक आर्टरी और डक्ट को हमने लाइगेट किया और एपिगेस्टिक पोर्ट के थ्रू हमने गाल ब्लैडर को रिमूव कर लिया। अच्छा जी, अब दूसरी टाइप हम डिस्कस करने लगे, उसको कहते हैं ओपन कोलिसिस्टेक्टमी। इसमें क्या करते हैं, हम एक इंसिजन देते हैं, इंसिजन का नाम होता है कोकर इंसिजन। ये होता है बिलो एंड पैरेलल टू द सब कोस्टल मार्जिन। अब ये हमारे पास 2 कोस्टल मार्जिन है, उनके बिल्कुल बिलो और पैरेलल जा रहा, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीफी स्टर्नम टू द टिप ऑफ द 9th कोस्टल कार्टिलेज। ये 3 से 4 सेंटीमीटर बिलो द कोस्टल मार्जिन होता है और पैरेलल होता है इसके ज़ीफी स्टर्नम से टिप ऑफ द 9th कोस्टल कार्टिलेज तक ये एक्सटेंड करता है। अब कैसे, इसके बाद आगे क्या होता है, जब हमने कोकर इंसिजन दे लिया, इसके बाद क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इंसिजन से हमारे पास क्या क्या एक्सपोज होता है, ये पड़ी है स्किन, ये पड़ा है सबक्यूटेनियस टिश्यू, और इसके बाद ये पड़ी एंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस शीथ। अच्छा, जब हम इंसिजन देते हैं इन चीज़ों को, कोकर इंसिजन से ये एक्सपोज हो गया, इसके बाद क्या हो गया, हमें इससे पीछे क्या मिलता है, हमने क्या क्या किस किस चीज़ को इंसाइज कर दिया, स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू और एंटीरियर जो वाल होती है रेक्टस शीथ की। अब हमारे पास पीछे जो पड़ा है, रेक्टस एब्डोमिनस मसल पड़ा इन द मीडियली और लेटरली पड़े इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस, और पीछे पड़ी पेरिटोनियम। फिर अब हम क्या करेंगे, जब ये 3 चीज़ों को इंसाइज कर दिए, इसके बाद इसकी ट्रांसवर्सली इसको स्प्लिट कर देंगे रेक्टस एब्डोमिनस मसल को, और इसके थ्रू पेरिटोनियम आएगी, पेरिटोनियम को हम ओपन करते हुए एंटर हो जाएंगे पेरिटोनियल कैविटी के बाद। और जब पेरिटोनियल कैविटी में एंटर हो गए, उसके बाद हम इन ट्रांसवर्सिस और एब्डोमिनस इंटरनल ओब्लिक इनको भी कट कर देंगे। मेजर चीज़ आपने ये याद रखनी, सबसे पहले कोकर इंसिजन दिया, इसके बाद क्या किया, स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू और इंटीरियर वाल रेक्टस शीथ को इंसाइज किया। इसके बाद रेक्टस एब्डोमिनस को, एब्डोमिनस मसल जो होते हैं मीडियली, इनको ट्रांसवर्सली स्प्लिट करके पेरिटोनियम में को हमने स्प्लिट किया, और उसके बाद हम पेरिटोनियल कैविटी में एंटर हो गए। उसके बाद एंटर होने के बाद ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस इंटरनल ओब्लिक को भी हमने कट कर दिया। अच्छा जी, अब पेरिटोनियम को हमने इंसाइज कर लिया, अब हम पहुंच गए हैं एब्डोमेन के अंदर, गाल ब्लैडर तक हमने आइडेंटिफाई कर लिया गाल ब्लैडर को। अब हम वर्क करने के लिए हमें 3 स्पॉन्ज रखनी होती हैं। अब स्पॉन्ज की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हम रखते हैं लीवर पे, एक रखते हैं हम ड्यूडिनम पे, और एक रखते हैं हम कोलोन पे। तो ये 3 स्पॉन्जेस रख देते हैं और उसके बाद हम गाल ब्लैडर तक पहुंच जाते हैं, अपना वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं गाल ब्लैडर पे। जब हमने स्पॉन्ज रख दी, इसके बाद हम अपना क्या करेंगे, काम स्टार्ट करेंगे। ये पड़ा हुआ हमारा लीवर, यहाँ पे पड़ा होगा गाल ब्लैडर, यहाँ पे हमारे पास मैंने आपको बताया था कि 2 डक्ट्स होती हैं, ये सिस्टिक डक्ट और ये कैलेट्स ट्राइंगल है।
कैलस ट्राइएंगल को हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे और इसकी डाइसेक्शन करेंगे। डाइसेक्शन का क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पे हम सिस्टिक आर्टरी और सिस्टिक डक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, उनको लाइगेट करेंगे, क्लैंप कर देंगे, ठीक है। मेजर काम इसमें भी उसी तरह हुआ, इंसिजन दिया, इंसाइज करने के बाद कैविटी में एंटर हुआ, 3 से 5 रखे, फिर हमने गॉल ब्लैडर को आइडेंटिफाई किया, कैलस ट्राइएंगल की डाइसेक्शन की जिसमें हमने सिस्टिक आर्टरी सिस्टिक डक्ट को लाइगेट किया और क्लैंप कर दिया। बाद हमारा क्या होगा, गॉल ब्लैडर को हम जो रिमूव कर देंगे और जो हमने इंसिजन दिए थे उसको स्टिच कर देंगे। और हमने ख़ास तौर पे इसमें, क्योंकि ये थोड़ी सी इन्वेसिव सर्जरी होती है, तो इसमें हीमोस्टेसिस का ख्याल रखना होता है कि ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। तो इसमें मेजर चीज़ें अपने यही ख्याल रखना होता है। तो इस तरीके से हम ओपन एंड लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं। अच्छा जी, अब इस ऑपरेशन की हमारे पास जो है वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, छोटा सा टॉपिक है। कॉम्प्लिकेशन यही है कि इस पूरे ऑपरेट के दौरान कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट की इंजरी हो सकती है, बाइल की लीकेज हो सकती है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, वुंड्स बन सकते हैं, वहाँ पे ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा ये हो सकता है कि हिपैटिक आर्टरी की इंजरी हो सकती है। इसके अलावा ये हो सकता है कि हम स्टोन को प्रॉपर रिमूव ही नहीं कर पाए, स्टोन पड़ा रह गया, मिस कर गए, तो ये सारा हो सकता है। अब इसके बाद एक अगली चीज़ होती है पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी सिंड्रोम। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट हमारे पास आया, हमने उसकी कोलिसिस्टेक्टमी की, कोलिसिस्टेक्टमी के बाद भी पेशेंट को ना वही जो पहले से कंप्लेन थी वही सिम्टम दोबारा आ रहे हैं। अब इसकी वजह क्या हो सकती है कि बाज़ हमने ऑपरेशन के दौरान स्टोन वैसे ही मिस कर दिया, या उसकी बाइल डक्ट में स्ट्रक्चर बन गए, ठीक है जी, या हेटेरोजेनिक हमने क्या कर दी, इंजरी कर दी है, या उसकी बाइल का फ्लो डिस्टर्ब हो गया। इन सारी कंडीशन की वजह से पेशेंट को दोबारा वही सिम्टम आने लग जाते हैं। इसको कहते हैं पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी सिंड्रोम। इसके लिए दोबारा हमें वही इन्वेस्टिगेशन ERCP करवाना पड़ता है, CBD वगैरह देखनी पड़ती है कि वहाँ पे कोई स्टोन तो नहीं हमने मिस कर दिया, तो वो सारा इन्वेस्टिगेशन दोबारा करवानी पड़ती है।